अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। थाना भिकी की हदूद में मैं इस टाइम मौजूद हूँ। टीम पुकार आई है जनाब यहाँ पर एक औरत के हवाले से जिसकी लाश बिल्कुल इसी बाग में से मिली है। ये औरत कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी और इसका मकसद क्या था, ये सब तो हम आपको पूरे प्रोग्राम में दिखाएंगे। लेकिन ये औरत, इसकी शादी की इसके वालिद साहब ने एक, फिर शादी की दूसरी, वहाँ भी नहीं मामलात सेट हो सके, फिर इसने खुद से शादी की तीसरी के बाद शादी की जनाब चौथी, और चौथी के बाद मामला खत्म नहीं हुआ, फिर उसके बाद शादी की पांचवी, और पांचवी शादी करने के बाद भी ये कुछ सेटिस्फाई नहीं थी। फिर इन्होंने ये फैसला किया कि अब मैंने शादी करनी है छेवीं। तो छेवीं शादी जिस दिन हुई, अगले दिन निकाह की थी तकरीब। निकाह की तकरीब के बाद, वलीमे का फंक्शन करने के बाद ये वापस अपने पांचवें शौहर के पास आई और वहां पर आकर इन्होंने कहा कि मैं जरा काम से बाहर गई थी। मर्द की गैरत थी कि उसको कंट्रोल ना कर सकी। पांचवें शौहर ने इस औरत को लिया और इस बाग में आ गया जहां पर मैं इस टाइम आपको नजर आ रही हूँ। यहाँ पर आकर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 से 5 फायर मारे और लाश को फेंक कर निकल गया। पुलिस को मालूम हुआ कि इस बाग में एक नामालूम लाश पड़ी है जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, जिसकी कोई 15 की कॉल नहीं हुई, जिसके वालिदैन पीछे नहीं आए, जिसके बच्चों ने कोई सवाल नहीं किया, जिसके भाई ने कुछ नहीं पूछा। पुलिस मौके पर आई और आकर उस लाश के फिंगरप्रिंट्स लिए, मामलात को आगे बढ़ाया। आगे क्या हुआ सब आपको दिखाते हैं। मुल्जिम हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, मुल्जिम से बात करते हैं। क्या नाम है? जीशान। जीशान, जरा ऊंची आवाज में बात करनी है। आपकी उम्र कितनी है? 23-24 साल। 23-24 साल। क्या करते हो? मैं नानों को काम, नान वगैरह लगा। नान लगाते हो किसी की दुकान पर? नहीं, अपनी दुकान। अपनी दुकान पर। अच्छा जी। तो पहले शादीशुदा हो? जी। कितनी शादियां की हैं? मैंने एक ही की है मैडम, ये दूसरी की थी। ये दूसरी शादी है। पहली शादी नाकाम हो गई? नहीं, वो भी मेरे पास साथ ही हैं? जी। ठीक हो गया। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। इस खातून से शादी जिससे की है, इसका क्या नाम था? तैयबा। तैयबा से दोस्ती हुई थी? जी मैडम। कहाँ पे? इधर शहर में, दुकान के ऊपर ही। नान लेने आई थी? जी। फिर इसके साथ दोस्ती हुई मैडम जी, फिर शादी कर ली मैंने। दोस्ती की पेशकश किसने की थी? उसने की। क्या कहा था? कुछ नहीं, उसने कहा वैसे देखते, उसने कहा तुमसे मुझे प्यार हो गया। मैंने मैडम जी फिर उसके साथ शादी कर ली 1-2 माह बाद। ठीक है। 3-4 साल मेरे साथ ही रही। 3-4 साल साथ रही है? जी। कैसी जिंदगी गुजरी 3-4 साल? बस ठीक है मैडम जी, ठीक है गुजरी। मुझे नहीं था पता, इसने पहले ही 5 शादियाँ की हुई। अच्छा जी। कब पता चला? बाद में इधर ऐसा जो सामने बताया था, वो भी उसका रिकॉर्ड निकला था, उसकी शनाख्ती कार्ड पे आया था। उसने 5। जब 3-4 साल इंसान किसी के साथ वक्त गुजारते हैं ना, तो उसकी आदत से वाकिफ हो जाता है। जी मैडम जी। मैंने ना मैडम जी, मैं उधर भी रहता था, घर में इधर भी रहता था। हाँ। ये फिर गायब हो जाती थी, कहाँ जहाँ मर्जी चली जाती थी, मुझे नहीं पता चलता था। बता के नहीं जाती? जी नहीं मैडम जी। मैं दिन के लिए जाती? कभी 4 दिन, कभी 10 दिन नहीं आती। मैं इधर फिर दूसरे घर आ जाता था, अपनी दुकान पे भी टाइम देना होता था। ठीक है। इसी वजह से मैं फिर दुकान पे भी रहता था। तो जब जहाँ मर्जी, मैंने भी इसको इतना, अपनी दुकान भी सब इसके पीछे बहुत बर्बाद किया, तो मुझे नहीं पता चला। इसने मैडम जी मेरी शादी के ऊपर भी 2 शादियाँ की। मेरी शादी। आप 5वें शौहर हैं? जी। 5वें हो? जी। आपके बाद 2 किए? जी 2। बताओ जरा उन शादियों के बारे में बताओ, कैसे कर लेती थी? क्या पिछले खामद से तलाक लेती थी? नहीं, उसके ऊपर ही मैडम जी। निकाह प्रॉपर करते थे? जी मैडम जी, मैंने निकाह किया। कैसे किया था? लिखत पढ़त की थी? जी। निकाह नामे पे साइन किए थे? जी। हर चीज़ की थी। इसने, मुझे पहले नहीं था पता, 5 निकाह किए हैं इसने, पहले भी 2 मेरे निकाह के ऊपर किए। जब मुझे वो पता चला, फिर मैडम जी मुझे गुस्सा आ गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं, मैंने इसके पीछे हर चीज़ बर्बाद कर दी थी। तो मुझे से भी झगड़ा किया? जी, हर चीज़ की मैंने मैडम जी। जब मुझसे। अच्छा, मुझे बताओ, इसने आपको अपने जाल में फंसाया कैसे था? क्या कहा था? तुमसे प्यार हो गया, बहुत अच्छे लगते हो ऐसे। इसने मुझे क्या कहा? बस इसने कहा आपका कारोबार भी अच्छा है वैसे। मैंने कहा ठीक है मैडम जी, फिर मैंने इसके साथ शादी कर। ठीक है। तो शादी में कोई हक महर, कोई जेवर शेवर की डिमांड भी की थी? नहीं मैडम जी, इसने लिखा हुआ था 20 लाख रुपए बस। कितने लाख? 1 लाख। 1 लाख रुपया इसने लिखवाया था? जी। अच्छा ठीक है। शादी के बाद आपने इसको किराए पे रखा होगा? जी। बाहर घर से चोरी? जी। अच्छा, तो दुकान के पास ही। दुकान के पास कुछ वक्त इधर गुजरता होगा, कुछ उधर गुजरता होगा? जी मैडम। ऐसे ही है? जी। जब बाहर शादी की
जी। तो किसने बताया आके कि तुम्हारी बीवी ने शादी कर ली है? मुझे मैडम जी मैंने एक दिन किसी के साथ जाते देखा वैसे। किसी के साथ जाते देखा जी। था? कौन था वो? फिर मैंने पता किया, मोहल्ले से पूछा, उसने कहा ये तो इधर शादीशुदा है। शादीशुदा है? जी जब वो घर से गायब होती थी तो इधर रहती होगी। जी। अच्छा, फिर मैडम जी मुझे गुस्सा आ गया। फिर मैंने जब मेरे पास आई थी तो फिर मैंने इससे पूछा था, ये मुझे फिर कहती ऐसे वैसे 100 बातें बनाने बहाने। नहीं, आपने उस आदमी से क्लियर नहीं किया कौन है ये, किसके साथ जा रही थी? जी किया था। क्या कहता वो? वो कहता मेरी वाइफ है। मैं फिर चुप करके मैडम जी वापस आ गया। जाहिर है आपने कहा ये तो मेरी बीवी है, उसने कहा ये तो मेरी बीवी है। जी मैडम। फिर मैं वापस आ गया शॉप पे। फिर मैं काम करने लग पड़ा। फिर जब ये वापस आई मैंने इससे पूछा, ये मेरे पास मान ही रही थी, कहती ऐसे वैसे, तो 100 बहाने लगाने लग पड़ी। मैंने फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैंने इसे ठीक है, तो कहाँ लेकर गए आप इसको मारने के लिए? कहीं भी नहीं ले गया। इधर से मैं मेरे साथ गई थी अपनी बहन के घर, उधर से वापस आ रहे थे। इसने कहा मैं 2-3 दिन बाद आ जाऊँगी। मैडम जी फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा शायद इसने फिर जाना है किसी। उधर जाना है? हाँ। जी मैडम जी। फिर मैंने इसे मारा। नहीं, कहाँ लेकर गए, किससे मारा? कहीं पिस्टल से। पिस्टल से मारा? जी। पिस्टल कहाँ से लिया? दोस्त से लिया। दोस्त से? जी। कितनी गोलियां मारी? 2। 2 गोलियां मारी, वहीं पे फेंक के चले गए? जी। फिर पुलिस ने कहाँ से पकड़ा? मैं खुद ही पेश हुआ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि शादी के 3-4 साल कैसे गुजरे थे? बस ये मैडम ही कभी ये घर आती थी, कभी नहीं भी आती थी। फिर ऐसे ही निज़ाम चल रहा। मैं कारोबार में मसरूफ रहता था दुकान पे। ठीक है। मैं अपने घर भी आना होता था वाइफ के पास, तो इधर भी उधर भी बस रहता था इसी वजह से बस। अच्छा, जब किसी औरत से निकाह पढ़ते हैं, जी। शादी करते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? उसको अपनी इज्जत बना लेते हैं ना? जी। निकाह का मतलब जी है मैडम। किसी को अपनी इज्जत बना लेना। अब ये मेरी इज्जत है, जी। ऐसा ही है ना? जी मैडम। तो जब आप किसी से निकाह करते हैं, शादी करते हैं, तो आप उसकी जांच पड़ताल करते हैं पूरी। जी। की थी तुमने? मैडम मैंने नहीं किसी की, क्यों मैंने नहीं की? मेरी बात लव स्टोरी थी, इसी वजह से मैंने किसी से पूछा नहीं। मैंने सबसे बढ़ के शादी की। आपको ये था कि ये सच्ची है, ये जी। ठीक है, इसको मुझसे प्यार है। जी मैडम। एतबार में मारे गए? जी। एतबार में मारे गए ना? जी। जी। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दो कि शादी के बाद इसने कभी तुमसे पैसों की डिमांड की थी? नहीं मैडम, ये मुझे बहुत ज़्यादा करती थी। करती थी? जी क्या मैडम। कहती थी? कहती मुझे पैसे दो, जब भी फिर जितने भी मुझसे होते थे मैं दुकान से इसे दे देता। ये पैसे लेके कहाँ जाती थी, किसको देती थी? वो अपने घर वालों के पास ही जाती थी, कभी उनके पास, कभी इधर से लेके घर चली जाती थी। घर वालों से मुराद कौन? अपने माँ बाप। माँ बाप? माँ जी। तो है नहीं ना दुनिया पे? जी कि है थी, अभी फोत हुई है वो अभी पीछे। फोत हुई है। अच्छा, मुझे बताओ, जो पैसे लेती थी वो अपने माँ बाप को दे देती थी? जी। इसका मतलब है कि माँ बाप के साथ राब्ते में थी? जी, हर चीज़ का उन्हें पता था। ओके। अपने ससुराल कभी गए थे तुम? जी, बहुत ज़्यादा मरतबा गया। जाते थे? जी। निकाह तो किया था अलैदगी से, जी। चोरी छुपे। निकाह के कितने अरसे के बाद अपने ससुराल गए थे? जी मैडम, बस थोड़ी देर बाद इसकी, जब इसकी मामा ने कहा आ जाया करो घर, कोई मसला नहीं, ठीक है, तो उसने फिर मुझे ये भी कहा था, ये बहुत तेज़ हो रहा था, इससे ज़रा बच के रहना। सास ने कहा? जी, मुझे पता नहीं था। दामाद को कि मेरी बेटी बहुत तेज तरारा औरत है। अच्छा, फिर? जी, उसने कहा ये ठीक नहीं है। मैंने कहा पता नहीं, वैसे जब उसने शादी बाहर कर ली, शायद इसी वजह से कहती। ओके। तो बस इसी मामले में मैंने यही सोचा कि मैंने कहा ये इसी वजह से कहती। मैंने इस बात पे गौर ही नहीं किया। फिर उसके बाद फिर आना जाना रहता था? जी, मैं बाकी कम ही जाता था। मैं बाकी फैमिली बहनें होते हैं ना, कुछ बच्चे खराब हो जाते हैं तो वालिदैन उनको बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, सीधा रास्ता दिखाते हैं, जी। समझाते हैं। तो इनकी मामा ने मुझे बहुत मरतबा कहा था इससे ज़रा बचो। मैंने मैडम जी बात गौर ही नहीं किया इस पर। और वालिद साहब ने, बाप ने? जी, वाला साहब वो तो कभी मुझसे मुलाकात ही नहीं ज़्यादा था, कभी बात ही नहीं मैंने की उनसे। अच्छा, जी। ठीक। मैं अभी थोड़ी देर बैठा था, मैं अपने घर आ जाता। अच्छा, अब तुम्हें प्यार हो गया ना लड़की से? जी। प्यार के बाद तुमने शादी कर ली। अब जी। तुमने शादी निकाह इसलिए किया, जो कि बड़ा एक अच्छा स्टेप है कि चलो इसको अपने जायज पास रिश्ता बनाया जाए, इसको हलाल रिश्ता बनाएंगे। जी। तुमने बहुत अच्छा किया। जी। लेकिन तुमने जायज रिश्ता बनाते हुए जिस औरत को निकाह में लिया उसकी जांच पड़ताल नहीं की, ये तुमसे गलती हो गई। जी। फिर वो तुम्हारे घर आके रहना शुरू हो गई। अब क्या कहोगे तमाम आशिकों को जो लव मैरिज कर लेते हैं, पता अता करते नहीं है लड़की कौन कहाँ कैसे? देखो आज हथकड़ी में खड़े हो। जी मैडम। खड़े हो ना? जी मैडम जी, बस गलती हो गई है यही मुझसे कि जो पूछा नहीं किसी से भी, ना ही मशवरा किया और अपनी मर्जी की। कत्ल क्यों किया? मैडम जी बस यही मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी तलाक गैर नहीं देते? बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा तलाक जिसने नहीं मेरी देता ना रास्ता। नहीं मैडम, मैंने ये बात सोची नहीं, क्योंकि मेरे साथ उसने प्यार किया, लव स्टोरी, इतनी देर मैंने हर चीज़ अपनी उसके पीछे बर्बाद कर ली, माँ बाप भी दुश्मन बना लिए।
तो मुझे कहा, मैं कहा जो मेरी नहीं फिर किसी की नहीं। एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, अंधा एतमाद, प्यार और प्यार के बाद मोहब्बत, मोहब्बत के बाद इश्क, इश्क के बाद हुआ ये जो आपके सामने है। ऐसा ही हुआ है ना? अब है कोई प्यार श्यार? कोई नहीं, कोई नहीं मैडम जी, अब होगा भी और मैं नहीं करूँगा। होगा क्या, वो तो गई दुनिया से। बस यही, अब दिल ही नहीं करना जितना। याद आती है हवालात में जब बैठते हो तो याद आता है? जी मैडम जी, इतना प्यार किया था मगर बस मेरी गैरत ने गुवारा नहीं। कैसे प्यार करते थे, क्या करते थे, ध्यान रखते थे? नहीं, वो उसके पास ही रहता था बस। पाँव शाँव दुबाते थे? नहीं, खिदमत करते थे? जी मैडम, खिदमत करते थे जी। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है जी। अल्लाह ताला का हुक्म है, मियाँ बीवी को आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। जी। वो तो बीवी थी ना? जी मैडम, क्यों? याद आती है? जी। दुख होता है? जी मैडम, दुख तो होता है। फिर अगर तुम तलाक दे देते, तुम पुलिस को बता देते, तो आज तुम्हें ये भुगतना ना पड़ता, गोली ना मारनी पड़ती। बस ये सोचे कि अगर गोली ना मारते तो तलाक दे देते। नहीं मैडम, ये मैंने नहीं सोचा। बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इतना इसके पीछे बर्बाद किया मैंने सब कुछ, और ये किसी और के साथ में। गोलियां मार के घर गए हो, फिर पहली बीवी के पास चले गए? नहीं, अपने माँ बाप के पास। परेशान थे? जी मैडम। क्या कहा जाके उनको? कुछ भी नहीं, उन्हें मैंने कुछ भी नहीं कहा। नहीं बताया? नहीं मैडम। रात सारी सोए या बैठे रहे? बस सोचता रहा यही बात। कभी पिछले साहब किसी शौहर से मिले? नहीं मैडम, मैं नहीं मिला दोबारा जाकर। मैंने जब तुम्हारे पास वापस आई 6वें शौहर के साथ वलीमे की तकरीब को हैंडल करके वापस आ गई, तो सजी सवरी हुई थी? जी मैडम। सजी सवरी हुई जी। पूछा नहीं कि कहाँ से आ रही हो? जी पूछा, कहते मैं अपनी माँ के घर गई। माँ के घर इस तरह तो नहीं जाते? बस मैडम जी, उसने मुझसे बहुत बातें छुपाई थी। छुपाई थी? जी। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। इस वकूआ के बारे में और किस केस के हवाले से हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर वली पाशा साहब से, जो कि एज अ SHO पुलिस स्टेशन भिकी में अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वली पाशा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वकूआ पर लेकर आए, ब्रीफ कीजिए क्या हुआ था? वो ये था कि ये 2022 में चौथे महीने में वो एक नामालूम एक नाश मिली, जो एक नौजवान लड़की थी। तो हमें नहीं पता चली किसकी है, क्या इसके साथ हुआ है इंसिडेंट। उसको फायर लगे हुए थे, बजरिया फायरिंग उसको कत्ल किया गया था। यहाँ पे इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो हमने विद इन नोट क्राइम सीन को बुलाया, उसकी PFSA की टीम आ गई, उन्होंने अपनी जो जरूरी कार्रवाई थी वो की। ठीक है। अच्छा वली पाशा साहब, हम बज़ाहिर देखें तो ये हमें एक बाग लगता है, बाग है और लाइट्स वगैरह यहाँ पे नहीं है ऑब्वियसली, जैसे कि फसलों वगैरह में नहीं होती है। तो एग्जैक्टली यही जगह थी जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी थी, और किस हालत में थी? उस पे ठीक उस कपड़े थे, उसके पूरे कपड़े पहने हुए, उसने लाश थी, नौजवान लड़की की लाश थी, यहाँ पे पड़ी हुई थी, लेकिन उसको फायर लगे थे, तकरीबन 4-5 उसको फायर लगे हुए थे। ठीक है। तो डेड बॉडी जब ऑब्वियसली आपको इत्ला मिली, आप फौरन मौके पे आए होंगे, आपने देखा होगा, तो कितने दिन पुरानी थी? नहीं, ये फ्रेश थी, फ्रेश बॉडी थी। तकरीबन ये हार्डली अब समय की 4-5 घंटे पुरानी थी, लेकिन फ्रेश थी ये। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमने फिर क्राइम सीन को लिया, क्राइम सीन की टीम आ गई, PFSA की टीम आ गई। उसके बाद हमने डेड बॉडी को उठाया, जो उसके एज पर ला कानूनी कार्रवाई बनती वो हमने की। उसके फिंगरप्रिंट्स लिए, फिंगरप्रिंट्स के लिए हमने उसकी जियो फेंसिंग करवाई। जियो फेंसिंग के बाद हमने उसकी CDR वगैरह ली। CDR के ऊपर हमने अपना काम शुरू कर दिया। CDR कैसे ली आपने? CDR हमने ये किया कि उसकी जो जियो फेंसिंग ली थी, जियो फेंसिंग के अंदर हमने जो नंबर वो क्लोज किए, जितने शॉर्ट लिस्ट किए, उसके अंदर हमने वो सारे नंबर लेके उनकी CDR देना शुरू कर दी। तो CDR से चलते चलते हमें इसका एक पता चला कि इसका नाम तैयबा अफजल है। ये तो खासा लंबा प्रोसीजर आपने लेंथी जी, वो हमने तकरीबन हमें इस पे तकरीबन 3 से 4 माह लगे। 3 से 4 माह के अंदर हमें इसका कोई क्लू मिला कि इसका नाम तैयबा अफजल है। इसके फिंगरप्रिंट्स आ गए, इसकी मतलब सारी वो CDRs आ गई। हमने फिर बंदों पे काम करना शुरू कर दिया। काम करते 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 हमें एक क्लू मिला कि हमें सरगोदा में क्लू मिला कि ये सरगोदा की रहने वाली है। ठीक है। तो हम सरगोदा में चले गए। सरगोदा में जब हमने सिला वाली के अंदर हमने जब रेड किया वहाँ पे, तो हमें अफजल नाम के को 8, 9, 10 बंदे मिले। जाहिर है। ठीक है जी। तो 10 बंदों को हमने जब सर्च किया तो उन्होंने कहा जी हम तो इसको जानते ही नहीं है, लेकिन इसका वोटर लिस्ट में इसका जो अंदराज था, इसका जो नाम था वहाँ पे उसका था मलाइका अफजल। वहाँ पे नाम इसका मलाइका अफजल था, लेकिन एक्चुअली ये तैयबा अफजल थी। ठीक है। तो जब हम वहाँ पे लोगों को सर्च किया, किसी ने इसको तस्लीम ना किया। कोई इसको मानने के लिए कि हमारी कुछ लगती है, हमारी बेटी है, हमारी वो, किसी ने इसको तस्लीम नहीं किया। ठीक है। और उसकी जो डेड बॉडी थी ना, उससे अंदाजा हो रहा था किसी ने भी इसको बड़ी ना मतलब किसी क्या कहते हैं कि बड़ी दुश्मनी के साथ उसको मारा है। उसकी नाश की ऐसी हालत थी, इतने उसको फायर लगे थे
क्योंकि अंदाजा हो रहा था किसी ने बड़े ना गुस्से में आके उसके साथ ये ऐसा नफरत से किया उसे। ठीक है। अब नफरत में से नफरत कह सकते हैं आप ठीक उसको। है। तो सरगोदा से हम जब चलते चलते उसके गुजरात वाली साइड पे चले गए, जेलम वाली साइड पे चले गए, काफ़ी हमने सर्च करने के बाद ना हमें वहाँ से एक बंदा मिला जिसने कहा कि ये मेरी बीवी रही है 2009 के अंदर। 2009 में। 2009 में। और वो कितनावा शौहर था? वो उसका था तीसरा शौहर। तीसरा शौहर था। हाँ, तीसरे शौहर से बताया। अब हमें ये अंदाजा नहीं हो रहा कि उसका तीसरा है, पहला या दूसरा है। ठीक है, जाहिर है तो नहीं था। उसने कहा ये मेरी बीवी रही है। हमने उसको वहाँ से उसको लिया, उससे सारी उसने कहा ये शेखुपुरा के फलां गाँव डेरा निगाह के अंदर रहने वाली, डेरा निगाह की रहने वाली है। ठीक है। हम लोग डेरा निगाह में चले गए। डेरा निगाह में जाके देखा इसका वेर तो हमें पता चला कि इसका नाम मलाइका नहीं बल्कि इसका नाम तैबा है। ये नाम भी बदल लेती? नाम भी बदल लेती थी। करती क्या थी कि ये शादी करती थी। शादी करने के बाद वहाँ पे 2-4 महीने रहती थी, पैसे लेती थी, पैसे लेने के बाद वहाँ से रफू चक्कर हो जाती थी। ठीक है। डिवोर्स ली है नहीं ली है इसका अपना फैसला, इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि आगे जाके शादी कर लेती थी। तब हमें पता चला वहाँ से इंटेरोगेशन के बाद ये जो लड़की है इसका नाम तैबा अफजल है। सही नाम? सही नाम इसका तैबा अफजल है। इसकी 5-6 बहनें हैं। ठीक है। ठीक है। 5 की शादी हो चुकी है, एक की अभी शादी बाकी रहती है। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। तो ये वहाँ से इसकी फैमिली से पता चला कि इसकी पहले शादी जहाँ के गाँव के अंदर हुई थी, वहाँ से 4-5 में इसको इसने डिवोर्स ले ली। उसके बाद इसकी शादी शेखुपुरा शहर के अंदर हुई, फिर वहाँ से इसने मतलब चले गई। तीसरी शादी इसकी सरगोदा वाली हुई, उसके बाद चौथी, 5वीं। ये जो 5वीं शादी इसकी साथ है वो थी जिशान के साथ। ये जो अभी हमारे पास जो है वो इसका जो कातल है, मुल्ज़म जो है हमारे पास, 6वां शौहर है। ये 5वां था। ये 5वां है। ये 5वां शौहर था। इसकी 5वीं शादी हुई। अब जो 5वें की बंदे की मौजूदगी में क्या हुआ कि इसने आगे नेक्स्ट एक और शादी कर ली। ठीक है। 6ठी शादी कर ली। अब जब 6ठी शादी कर ली तो 5वीं ने कहा कि मैंने तो आपके लिए सारा कुछ छोड़ दिया है, आपके लिए मैंने हर चीज कुर्बान कर दी, मैं घर से सड़क पे आ गया हूँ। ठीक है। तो फिर तुम ये क्या कर रही हो? हाँ। जिस दिन ये मर्डर होती है वो बताता है कि उस दिन इसने 6ठी शादी की थी, उस दिन उसका वलीमा था। जिस दिन मर्डर हुई है उस दिन वलीमा भी उसका वलीमा भी था। ठीक है। ये अपना वलीमा करवा के अटेंड करके उसके पास वापस आती है, उसको पता चल गया सारी बात का। ठीक है। तो वो उसको लेके आ गया बहाने से, अभी कोई बात नहीं चलते हैं। वो यहाँ पे लेके आया, उसने पिस्टल हायर किया, पिस्टल लेके यहाँ पे उसने उसको शूट कर दिया। डेड बॉडी यहीं फेंक वो चला गया। शूट भी इसी जगह पे किया? ओके। यहीं पे ला के शूट करके। तो यहाँ पे जरा थोड़ा सा गैर बात है, आबादी नहीं है। जी बिल्कुल। बागात हैं, खेत हैं, फसलें हैं, अब सारा नजर आ रहा है जी। तो ऐसे हुआ। तो उसके बाद फिर हमने वो सारा टेक्निकली हर चीज़ को करते 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 शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8 माह की हेक्टिक एफर्ट्स के बाद हमने इसको ट्रेस किया है। और अल्लाह ताला के फजल करम से जो उसका कातिल है वो हवालात के अंदर बंद है। तो बिल्कुल सही है। कामयाब कार्रवाई की है आपने कि एक नामालूम लाश मिली है, उसके फिंगरप्रिंट्स लेना और कोई क्लू नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, उसको आपने ट्रेस किया, बड़ी ज़बरदस्त बात है। थोड़ा सा इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं इनके? जी इसके बच्चे नहीं है। इसके पहले शौहर से एक बच्चा है फर्स्ट मैरिज में जो वालिदैन ने पहले, वो इसमें से एक बच्चा है। वो बच्चा भी इसने अपने वो शौहर को दे दिया था। ओके। उसके बाद इसका बच्चा कोई नहीं हुआ, ना ही कोई ऐसा कोई हुआ है। ये हमारे कांस्टेबल है अफजल जी। ये कांस्टेबल अफजल की बेटी है। नाउ ही इज इन पीएस सदर शेखुपुरा एक्टिव है। ओके। तो उनकी ये बेटी है। तो बस ऐसी इसकी किसी ने कार्रवाई ना उन्होंने इसकी कार्रवाई करवाई ना इसके शौहर ने कार्रवाई। आपने रब्ता किया था कि क्या जी हम उनसे मिले, अभी उनको बताया कि आपकी बेटी है, ये इस तरह मर्डर हो गई है। तो अभी वो तफ्तीश का हिस्सा बन गए हैं। ठीक है। तो अभी वो कर रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। उमर हयात भट्टी साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। 19 साल तजुर्बा है और ये तमगा भी इनके पास है कि ये बड़े यंग ऐसे हमारे वकील हैं जिन्होंने बड़े बड़े मुकदमात को न सिर्फ लड़ा बल्कि उनमें अपना नाम भी बनाया। खवातीन के रोल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसमें भी अपना एक अच्छा और नुमाया रोल अदा किया और न सिर्फ काम किया बल्कि बहुत से ऐसे केसेस जिनको इंसाफ नहीं मिलता था उनको इंसाफ भी दिलवाया। उमर हयात भट्टी साहब से आज के केस के हवाले से हम डिटेल के साथ बात करते हैं कि औरत का किरदार, औरत का कैरेक्टर क्या होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले जी थैंक यू सो मच जी। वेलकम। टाइम दिया। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, कम टू द टॉपिक जी प्लीज। औरत का किरदार क्या होना चाहिए जनरली? पहले हम इस पर बात करते हैं। औरत का किरदार क्या है, औरत क्या है? जी यकीनन हमारी चूँकि एक सोसाइटी की अप्रोच मिक्स्ड है, इस्लामिक और वेस्टर्न अप्रोच, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी फीमेल्स के से कि वो इस्लामी वैल्यूज़ के अंदर रह के अपना जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो रवायात के अंदर रह के गुजारें।
अब उनमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट शुरू होता है उनकी शादीशुदा लाइफ का, घरेलू लाइफ को साथ लेके चलना, या कुछ प्रोफेशनल एजुकेटेड लेडीज़ का अपने पेशा को और घर के मामलात को साथ लेके चलना। उसमें औरत का जो करैक्टर है, जो उसका किरदार है, वो अप टू द मार्क रहना चाहिए। उसका घर से बाहर निकलना, अपनी जॉब के पॉइंट पे पहुंचना और उसके बाद फिर अपने घर की तरफ बच्चों में वापस लौटना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक समझ लें कि एक इन कैमरा अप्रोच की तरह ही चीज़ें हैं। ठीक है। तो ऐसी जो हमारी बहनें, जो बेटियां, जो हम शादीशुदा बहू हैं, बीवियां हैं, उनका हर रिश्ते के अंदर एक बड़ा एहतराम मौजूद है। उसको उस एहतराम को सिक्योर करना चाहिए। ठीक है। उस पे ना मेल साइड से इंक्रोचमेंट होनी चाहिए और ना फीमेल साइड से फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कोई उनको इजी टारगेट के तौर पे ले। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आज का जो ये केस है आपका, इसमें एक ब्लाइंड मर्डर की शेप में एक यंग लड़की को मर्डर कर दिया गया, लेकिन जब हम उसकी बैक स्टोरी पे जाएं, फैक्ट्स को बैक रिवील करें, तो उसमें क्या निकलता है, बड़ा एक बदकिस्मत पहलू है जो सामने आता है कि एक खातून, जो अभी तक हालात सामने आए हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान और अदर सर्कमस्टांसेस से, वो ये है कि एक खातून अपने गलत किरदार की वजह से एक शख्स के साथ बदकिस्मती से वो शादी करती है, अपनी जो शादी की टाइज हैं उनको नहीं तोड़ छड़ाती, सेकंड ट्रैप, थर्ड ट्रैप, फोर्थ ट्रैप अनफॉर्चुनेटली, और फिर ये पहलू आ जाना। एक ये मौक़िफ़ है, लेकिन मुआशरे के लिए तो ये एक अलार्मिंग स्टेप है। यस। ये हमें अलार्म करता है कि हमें इन पहलू जो पहलू हैं, इन पे पूरा फोकस करना चाहिए कि करैक्टरफुल लाइफ जो है वो गुजारनी चाहिए, ना कि किसी को आप ट्रैप करें, कोई आपको करे और फिर उसकी दास्तान जो है वो बदकिस्मती से ऐसी FIR पे एंड हो। उमर हयात भट्टी साहब, ये बताइए कि जहाँ पर हम बात करते हैं ना ट्रैप करने की, जैसे कि हमने इस केस को भी डिस्कस किया और हम बात करें कि ये खातून मुख्तलिफ मर्दों को ट्रैप करती थी, उनसे निकाह करती थी, 2, 4, 5 माह रहे, साल सवा साल रहे और फिर नेक्स्ट, इस तरह करते करते एक के बाद एक, और फिर ये 6वां आदमी था, यानी 5वें आदमी ने इसको कत्ल दिया और जो 6वां मर्द था उसके साथ वलीमे की तकरीब हुई और उसी दिन ये मर्डर हुई है। आप क्या कहते हैं कि ट्रैप करने में जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि जी आदमी बहुत अच्छे से खेलता है और आदमी ख़वातीन को बहुत अच्छी तरह ट्रैप भी कर लेता है और मुख्तलिफ किस्म की नेगेटिव एक्टिविटीज़ में मुलव्विस करवा देता है। इस केस की हम जब बात करते हैं, तस्वीर के दूसरे रुख की हम जब बात करते हैं, तो इसमें खातून का करैक्टर नज़र आ रहा है। कानून इस पर क्या कहता है? देखें, कानून के अंदर हमारे चूँकि ताज़ीरात पाकिस्तान इसको डील करता है, ठीक है, और उसके अंदर बहुत कमज़ोर अप्रोच है इन एस्पेक्ट्स पे। फॉर एग्जांपल, एक खातून खुला लिए बगैर निकाह पे निकाह करती है तो उसको सेक्शन 494 प्लूरलिटी ऑफ मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, ये प्रोविजन अट्रैक्ट करता है। ये नॉन कॉग्निजेबल है और बेलेबल है। बेलेबल है, यस, ठीक है, और इवन नॉन कॉग्निजेबल है। तो जब लॉ इनको इन ऐसे पहलुओं को अनअटेंडेड छोड़ेगा, ठीक है, तो फिर ऐसे क्राइम्स जो हैं लोग जुर्रत के साथ करेंगे। तो हमें ज़रूरत है कि स्टैचूट के अंदर अमेंडमेंट्स ला के जो ऐसे डिजाइंड क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं उनको हम कर्टेल करें। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अनअटेंडेड है। जिस तरह से हम इस केस में कि खातून ने खुला लिए बगैर एक मर्द को ट्रैप किया, खुला लिए बगैर दूसरे को ट्रैप किया, अगर पहले वक्त पे ही कानून उस पर गिरफ्त डालता और उसको कानून के मुताबिक प्रोसिक्यूट किया जाता तो फिर वो दूसरे पे जुर्रत ना करती और हो सकता है कानून उसकी जान भी बचा लेता अगर उसका हाथ रोक लेता। सही। लेकिन कानून ने उसको रास्ता दे के, हमारे सिस्टम ने, निज़ाम ने उसको रास्ता दे के उसको जुर्म पे जुर्म करने की तरगीब दी। अल्टीमेटली उसका अंजाम
एक कत्ल जैसे, मर्डर जैसे घिनौने क्राइम पे हुआ, जिसने ना सिर्फ 2 फैमिलीज को तबाह कर दिया, उनके सुकून को तबाह कर दिया, बल्कि सोसाइटी में भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की, रेस्टलेस सिचुएशन की और इनसिक्योरिटी की, और बिलखसूस हमारी खवातीन जो हैं उनके लिए भी एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो पैदा की है। बिल्कुल एक एग्जांपल पेश तो किया। इस पे जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारी लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ हैं, प्रोविंशियल असेंबली है, फेडरल यानी नेशनल असेंबली है, वहाँ पे हमारे लॉ डिपार्टमेंट को ऐसी प्रपोजल्स फॉर्मुलेट करनी चाहिए, प्रपोजल्स इनवाइट करें बार से, बेंच से, उनको फिर कंसिडर करें और उन पे फिर लेजिस्लेशन करें प्रॉपर, ताकि ऐसे जो क्राइम्स हैं उनका रास्ता रोका जा सके। टाइम जरा थोड़ा सा शॉर्ट है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे पुट करना चाह रही हूँ, फिर हम क्लोजिंग की तरफ आते हैं। जी, गैरत के नाम पर बड़ी खवातीन कत्ल होती हैं, बच्चियां भी होती हैं, लड़कियां भी होती हैं, और इस केस को जब हम देखें और इसके शौहर से जब हमने इस प्रोग्राम में बात की तो उसने कहा कि मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया, मुझे जब पता चला कि ये किसी और के पास टाइम गुजार कर आई है तो बस मुझे समझ में यही आया कि मैं इसको फायर कर दूं, और उसने फायर कर दिया। गैरत के नाम पर जो खवातीन कत्ल होती हैं, कातिल के लिए कानून की क्या सजा है और कितने साल है? जी, इस पे तो अभी देखें, ऑनर किलिंग कभी इसको मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस कंसीडर किया जाता था लेसर पेनल्टी पे, अब तो लॉ ने इसमें अमेंडमेंट दे दी 302 में। ऑनर किलिंग जो है वो कोई मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस भी नहीं है, बल्कि इसमें कंपाउंडेबिलिटी भी खत्म हो जाती है। ठीक है। तो इस लिहाज से स्ट्रिक्ट लॉ मौजूद है। ओके। लेकिन इसकी बैकग्राउंड में हम देखें ना, तो जिस तरह से ये केस है, अब अगर इसमें कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं होती ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन तो ट्रायल कैसे प्रोसीड होगा? जब ट्रायल प्रोसीड नहीं होगा तो सजा कैसे होगी? तो फिर जब सजा नहीं होगी तो मुआशरे में जो पैगाम जाएगा वो निजाम का फेलियर है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं है, ट्रायल कोर्ट्स फेल्ड हैं, जुडिशरी नहीं है, जी लॉयर्स जो हैं वो इस तरह से छुड़वा लेते हैं। तो ये एक ग्लूमी एस्पेक्ट है। ऐसे केसेस को आयरन हैंड से लेना चाहिए, और इवन इन सच केसेस को हमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को भी प्रेफर करना चाहिए। तो जो ऑनर किलिंग है, बदकिस्मती से ये एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है हमारी सोसाइटी में, जिसको हमें कर्टेल करना है। लेकिन वो इसी सूरत में पॉसिबल होगा जब हम सोसाइटी को ओवरऑल इस तरह से बिल्ड करें, मुआशरे को इस तरह से ऊपर लेके जाएं कि हर कोई, ख्वाह वो मेल हो ख्वाह वो फीमेल हो, वो घर के अंदर हो, घर के बाहर अपने बिजनेस पे या जॉब पे हो, वो अपने ऑर्बिट के अंदर हो, और वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट जो है उसको अजीज समझें, कानून को अजीज समझें, और इस्लामी वैल्यूज जो हैं उनको अजीज समझें, ताकि हम अपने मुआशरे का एक अच्छा चेहरा जो है वो सामने लेके आए कि खातून की ये इज्जत है, उसका ये किरदार है, बिल्कुल मर्द की ये इज्जत है और उसका ये किरदार है, और इनकी जिम्मेदारियां ये हैं। इस तरह से हम एक खूबसूरत मुआशरे की जो पिक्चर है वो पेश कर सकते हैं, और वो फिर कामयाब घरेलू जिंदगी, कामयाब मुआशरती जिंदगी, और एक रोशन और खुशहाल मुआशरा जो है वो उसको आगे लेके बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। वेलकम। नाज़रीन, खातून की जब हम बात करते हैं, वो अनमैरिड है तो वो एक बेटी भी है, वो बहन भी है। जब वो मैरिड है तो वो एक बीवी है, और बीवी की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, हदूदों कयूद होते हैं। बहुत सी ऐसी हमारे माशरे की खवातीन बदकिस्मती के साथ जो लालच में आकर नेगेटिव एक्टिविटीज़ में मुलविस हो जाती हैं, और लालच की गर्ज से मुख्तलिफ किस्म की चोरियाँ, डकैतियाँ या इसके अलावा और मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करती हैं, और जहन में ये सुहाने ख्वाब होते हैं कि शायद इस हरकत के बाद मेरे ये मामला ठीक हो जाएंगे और मेरा टारगेट, मेरा जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। लेकिन वो अचीव कभी नहीं होता। उसका एंड ये होता है कि हर वो औरत जो अपने हदूदों कयूद को पार करती है, उसका एंड फिर किसी न किसी लाश के जरिए से, किसी न किसी कूड़े पर, किसी न किसी चौराहे पर, किसी न किसी फसल में और किसी न किसी बाग में मिलता है। जैसे कि आज का प्रोग्राम हमने आपके सामने पेश किया। तो आज के प्रोग्राम को पेश करने का मकसद ये था कि सबसे पहले अपनी बाउंड्रीज जो हैं उसको खुदारा क्रॉस ना करें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत मुश्किल है इसमें, हकीकत है इंतहाई मुश्किल काम है। वो अपनों को तो चलो कबूल करना मजबूरी होती है इंसान की, तो फिर किसी ऐसी डेड बॉडी को कबूल करना
जिसको जानते ही जिसको जानते भी ना हो, फिर अपने घर में लेके जाना। वो अक्सर औरतें मुझे मजाक करती हैं कि बाबा जी आप दोबारा ना लेके आया करो, हमें डर लगता है, हमारे मोहल्ले में ना लेके आया करो। तो ऐसा मामला तो बाकी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो अब कब्र पे जाते हैं, कोई फाते खानी वगैरह करते हैं? इज्तिमाई तौर पे तो उससे करते हैं, लेकिन फर्दर झूठ बोलने वाली बात कि इसके स्पेशली जाके नहीं करते, क्योंकि वो मुझे याद है कि फलां कब्र है। तख्ती किस नाम की लगाई? तख्ती कोई नहीं लगाई, नहीं लगाई, तख्ती नहीं लगाई, जाहिर है पता ही नहीं है। ज़ाहिर कोई पता नहीं, लेकिन हमें सिर्फ निशानी है कि वो फलां कब्र है, क्योंकि पुलिस वालों को तो ज़रूरत नहीं होती, वो उनको तो पता है कि रूटीन मैटर वो अरेस्ट करके दफना फिर के भी बस उन्होंने फर्क। बकायदा ट्रेस किया, सारा कुछ किया? नहीं, वो तो पता हमें किया। आज भी पता है कि फलां कब्र में हमने दफनाया इसको, वो तो हमें पता है। बिल्कुल ठीक है।